नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को, या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, तो वो ये रहा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में अभी देखा कि ये जो लेक्चर रहेगा हमारा, इट इज गोइंग टू बी ऑन वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर ये हमारा थर्ड लेक्चर है, राइट। सबसे पहले लेक्चर में जब हमने बात की थी वैदिक सिविलाइजेशन में, तो हमने बात किया था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो दो एजेस में डिवाइड है, दैट इज अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। उसके अलावा हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट आर दी सोर्सेज बाय विच वी गेट एन आइडिया अबाउट दी वैदिक एज, कि वैदिक एज के टाइम पे कैसी सोसाइटी हुआ करती थी, क्या पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ करता था, राइट। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी सोर्सेस में, जैसे कि व्हाट आर मेंट बाय वेदास, वेदास क्या हैं, उनकी एक जनरल इन्फो देखी थी। उसके अलावा उनसे एसोसिएटेड ब्रह्मनास क्या होते हैं, अरण्यक्यास क्या होते हैं, उपनिषद्स क्या होते हैं। फिर ऐसे हम लोगों ने बात की थी धर्मसूत्रास क्या होते हैं, वेदंगास क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में बात की थी, राइट। दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी पुराण्स तक, जो पुराण्स होते हैं, एपिक्स होते हैं, महाभारत, रामायण, वहां तक बात की थी। सेकेंड लेक्चर की अगर हम बात करें, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, दैट इज अबाउट अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड होता है 1500 से लेके 1000 BC तक, जिसमें हमने बात की थी, सबसे पहले बात की थी सोशल लाइफ की, कि जो उस टाइम की सोसाइटी थी, हाउ वाज दैट, कैसी थी, मतलब सोसाइटी किस टाइप का पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, राइट। तो सोशल सोसाइटी को देखने के बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि उस टाइम पे जो बैटल्स हुआ करते थे, कौन से बैटल्स हुआ करते थे, कौन से फेमस बैटल्स थे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अर्ली वैदिक टाइम पे कि जो रिलीजन है, रिलीजन किस टाइप का प्रैक्टिस किया जाता था। हम लोगों ने उस टाइम की जो सोसाइटी है कि उसमें किस टाइप की इक्वालिटी थी, या फिर क्या कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन था या डिफरेंशिएशन था, तो वो किस टाइप का था, और वो सारे टर्म्स देखे थे। आज का जो ये लेक्चर रहेगा दैट इज लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, जिसके लिए कंसेंसस ये है, ऐसा माना जाता है कि 1000 BC से लेके 500 BC तक हम इसको मानते हैं कि ये चला होगा आपका लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, इसी के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ अर्ली वैदिक टाइम पे क्या था तो उसका कंपैरेटिव व्यू देखते रहेंगे कि पहले क्या था और अभी क्या है। फाइन, चलो भाई
लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करें तो एक तो टाइम पीरियड अलग है इसका, ठीक है। दूसरी बात, लेटर वैदिक एज में हमने बात की थी कि अर्ली वैदिक एज में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा का जो है कंपाइलेशन हुआ था, लेकिन लेटर वैदिक एज में आपके जो बाकी के वेदा हैं, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इन सबका कंपाइलेशन लेटर वैदिक एज में हुआ है। फाइन। इस टाइम पे जो सोसाइटी थी, सोशल जो अरेंजमेंट था, पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, इकोनॉमिक लाइफ थी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो गई थी। कैसे इंक्रीज हो गई थी, एक एक करके बात करते हैं। जैसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जैसे हमने बात की थी, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ट्राइबल सेटलमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थे उनको चेंज करके अब किंगडम्स आ गए थोड़े से। मतलब अब जो पहले लोग ट्राइब के फॉर्म में रहते थे, अब वो भैया किंगडम के फॉर्म में रहने लगे, और ये जो किंगडम्स हुआ करते थे वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले ट्राइबल सेटलमेंट था, अब स्ट्रांग किंगडम, पहला डिफरेंस हो गया। पिछले टाइम पे जो अर्ली वैदिक है, मैं अर्ली वैदिक के लिए पिछला टाइम यूज करूंगा, और लेटर वैदिक के लिए अभी की बात बोलूंगा, अभी क्या है, सो दैट कंफ्यूज ना हो आप। अब जो है रॉयल पावर है वो इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे यानी अर्ली वैदिक के टाइम पे रॉयल पावर कंपैरेटिवली लीनियंट थी। अगर हम करें दूसरी बात, टाइम पीरियड अलग हो चुका है, सेटलमेंट अलग हो चुका है। अगर हम एरिया की बात करें कि किस एरिया में ये सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी, तो जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट की अगर हम बात माने यानी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो वो आपका जो पनपा हुआ था या फैला हुआ था, वो पनपा हुआ था आपका अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के एरियाज में, राइट। जबकि अगर हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, तो ये जो है आपका कुरु पांचाल रीजन में, जिसके तहत आता आपका इंडो गैंगेटिक डिवाइड एंड अपर गंगा वैली। ये आपको मैप में दिखा देता हूं, सो समझ में आ जाएगा। देखो पहले के टाइम पे जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसका जो इन्फ्लुएंस था वो इस एरिया में था, जबकि अगर हम बात करते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की, तो ये इस वाले एरिया में फैली हुई थी। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। एरिया वाइज समझ में आ गया। तो यानी लेटर वैदिक का अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे, कोई पूछेगा किस रीजन में था, तो जब मैं आपको महाजनपदास पढ़ाऊंगा तो उसमें कुरु रीजन भी बताऊंगा, पांचाल रीजन भी बताऊंगा। तो कुरु पांचाल रीजन में आपका लेटर वैदिक सिविलाइजेशन था, ठीक है, जिसके तहत आपका क्या आता है, जो इंडो गैंगेटिक डिवाइड और अपर गंगा वैली वाला जो एरिया है वो आता है। अच्छा, ये 3-4 चेंजेस की बात हो गई। अब इस पीरियड में जो लेटर वैदिक एज है, इसी पीरियड में पहली बार राष्ट्र नाम के शब्द का जिक्र होता है। तो राष्ट्र जो शब्द है, राष्ट्र, वो शब्द कब आया पहली बार, लेटर वैदिक एज में। पहले जो हमने देखा था, पहले जो बैटल हुआ करते थे, जिनको हम लोगों ने बोला था गवाशिना, गवस्थी, तो वो जो वॉर हुआ करते थे वो होते थे काउस के लिए। अब लेकिन जो बैटल होते हैं वो होते हैं टेरिटरीज के लिए, जमीन के लिए। पहले की सोसाइटी, अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, वो पेस्टोरल सोसाइटी थी। पेस्टोरल यानी जो क्या कहते हैं, कैटल्स वगैरह की रियरिंग करवाते हैं। लेकिन अब जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर हो गई है। ये डिफरेंसेस अपने नोट्स में लिखते जाओ अगर अच्छे से करना चाहते हो। पहले जो चीफ हुआ करते थे वो सिर्फ उन्हें डोनेशंस वगैरह मिलते थे, लेकिन अब जो चीफ्स हैं, अभी हम बात करेंगे, वो ज्यादा पनप रहे थे। मतलब जो है डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है। चीफ्स भी अब अलग से डिस्टिंग्विश एक क्लास बन गई है। प्रीस्ट की जो क्लास है वो भी एक अपनी अलग से अथॉरिटी क्रिएट कर रही है। लेटर वैदिक टाइम में अगर हम बात करें कि अर्ली वैदिक टाइम में जो चीफ हुआ करता था उसकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। तो ये एक सिमिलैरिटी है कि लेटर वैदिक एज में भी जो किंग हुआ करता था उसकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। जब भी उसे वॉर करना होता था तो उसके लिए जो ट्राइबल यूनिट्स हुआ करती थी वो उनको बुलाता था कि भैया आ जाओ, लड़ाई करने चलना है, तो वो ट्राइबल्स को अलग से बुलाता था। यानी जो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जब वैदिक एज के बाद आप महाजनपदास वाला पीरियड पढ़ोगे उसमें। उसके अलावा कुछ ट्रेसेस मिलते हैं इलेक्शन के लेटर वैदिक टेक्स्ट में, बट जो हेरिडिटरी किनशिप है वो इमर्ज होना शुरू हो गई। जैसे कि हमने बात की थी अर्ली वैदिक एज में क्या होता था, जो किंग हुआ करता था, राजन हुआ करता था। चीफ को हम लोग राजन बोलते हैं ना हिंदी में, राजन, जिसको हम लोग गोपति के नाम से जानते थे, गोपति। तो जो राजन हुआ करता था उस टाइम पे भी हमने देखा था कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, मोनार्की थी। और मोनार्की जो है वो हेरिडिटरी नहीं थी, मतलब आप राजा हो तो आपका बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या होता था, जो क्लैन हुआ करता था, समुदाय में से जो भी सबसे ज्यादा एवलेस्ट
मैन हुआ करता था, उसको चुन के राजन बनाया जाता था। तो इन्होंने ये बोला कि कुछ ट्रेसेस तो इलेक्शन के अभी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हेरिडिटरी किंगशिप डेवलप होना शुरू हो गई, ये प्रथा शुरू हो रही है। तो ये एक और चेंज देखने को मिला। उसके अलावा जो किंग का इन्फ्लुएंस था, मतलब किंग की जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रिचुअल्स किए जाते थे, जैसे राजसूआ यज्ञ। राजसूआ यज्ञ इसलिए किया जाता है सो दैट जो राजा बना है उसको सुप्रीम पावर कन्फर की जाती है, उसको एक तरीके से भगवान के बराबर समझाया जाता है, उसका रॉयल सेक्रेशन किया जाता है, तो दैट इज राजसूआ यज्ञ। दूसरा, वाजपेय यज्ञ भी करवाना शुरू कर दिया। वाजपेय यज्ञ में क्या किया जाता है, चैरियट रेस होती है, ठीक है, और जो रॉयल चैरियट होता है वो बाकी के जितने भी किंग्समैन है, जितने भी राजवाड़े के वो हैं, क्या कहते हैं उनको, हम लोग बोलते हैं रथ, उनसे जीतता है इसमें। तीसरा होता है अश्वमेध यज्ञ होने लगा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जैसे एक बार आपने अपने आप को डिक्लेयर किया कि जैसे हम चक्रवर्ती राजा हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो घोड़ा होता है रॉयल हॉर्स, उसको हर डायरेक्शन में भेजा जाता है। अब ये जब घोड़े जब तक अनइंटरप्टेड जाता रहता है तो वो पूरी टेरिटरी उस राजा के एरिया में आती जाती है। अगर कोई उसे चैलेंज करता है तो फिर उस सामने वाले पार्टी के साथ इस राजा की फाइट होती थी और फिर उसको जीत के फिर वो आ जाता है। तो ऐसा कुछ चलता है, दैट इज कॉल्ड अश्वमेध रिचुअल। तो हमने देखा कि लेटर वैदिक एज में राजा की पावर को बढ़ाने के लिए कुछ रिचुअल्स होने लगे, जैसे कि राजसूआ। राजसूआ में एक तरीके से आपके ऊपर राज मुकुट रखा जाता है, रॉयल कॉन्सेक्रेशन होता है इसमें। वाजपेय यज्ञ, फाइन। फिर तीसरा होता है अश्वमेध यज्ञ। लेटर स्टेज, जैसे ही हम देखेंगे, जैसे ही लेटर स्टेजेस आती हैं, यानी लेटर वैदिक एज के बाद आता है जनपदास, तो हम बात देखेंगे कि जनपदास, जैसे कि अभी तक जो महाजनपदा वाला पीरियड आएगा, तो हमने पहले बात की थी कि अर्ली वैदिक के टाइम में ट्राइब्स को हम लोग जन के नाम से जानते हैं। अभी भी हम लोग इनको जन ही बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे महाजनपदा का पीरियड आएगा तो इस जन को चेंज करके बोलने लगेंगे जनपद। किंग जो होता था वो क्षत्रिय होता था नॉर्मली, नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और ऑफिस जो है वो मोनार्कियल फॉर्म का है, एंड द ऑफिस ऑफ द मोनार्क वाज मेड ऑलमोस्ट हेरिडिटरी। तो इट वाज स्लोली टर्निंग इन इट्स लेटर स्टेजेस टू एन एज ऑफ जनपदास इंस्टेड ऑफ जनास। द किंग वॉज यूजुअली अ क्षत्रिय, ऑफिस ऑफ मोनार्क वॉज मेड ऑलमोस्ट हेरिडिटरी। ठीक है, तो हम देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो राजा है वो क्षत्रिय क्लैन से ही होने लगेगा। दूसरी बात, वो हेरिडिटरी बन जाएगा और राजा को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से बुलाते थे। जैसे अगर कोई राजा आपके नॉर्थन एरिया से बिलोंग करता है तो उसको विराट लगाएंगे, विराट, और जो भी फिर राजा का नाम होगा। अगर कोई राजा वेस्ट एरिया से बिलोंग करता है तो स्वराट और फिर राजा का नाम। अगर ईस्ट में है तो सम्राट और यहां पे राजा का नाम। फिर भोजा, अगर वो साउथ में है तो उसे भोज बोला जाता था। तो ये राजा का नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो गया। जबकि हमने बात की थी पिछले पीरियड में कोई भी चीफ हो उसको एक ही नाम था, दैट इज गोपति, राइट। चलिए ये बताइए, जो चीफ क्वीन हुआ करती थी, जो सरदार की बीवी हुआ करती थी या जो महारानी हुआ करती थी, उसको किस नाम से बुलाया जाता था? एम से था वो नाम। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी की। तो हमने देखा कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी यानी अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, वहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, लेकिन किस बेसिस पे था? या तो लेबर के बेसिस पे था या जेंडर के बेसिस पे था। और वर्ना जो सिस्टम था वो एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन वो किस लिए करता था? जस्ट टू डिफरेंशिएट। आर्यंस को दस्युस से डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम। लेटर वैदिक सोसाइटी में क्लियर डिवीजन देखा जा सकता है लोगों का 4 वर्णास में। एक थे ब्राह्मणास, फिर है अपना क्षत्रियास, तीसरा वैश्यास और चौथा शूद्रास। एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली कि जो आश्रम का सिस्टम है वो इमर्ज होने लग गया। आश्रमा सिस्टम क्या होता है? आश्रमा सिस्टम में क्या किया जाता है, जो भी इंसान की लाइफ होती है इसको 4 स्टेजेस में बांट दिया जाता है। जैसे सबसे पहला वाला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वनप्रस्थ आश्रम, चौथा होता है संन्यास। तो ये इस तरीके से इंसान की जो एज होती है उसे 4 आश्रम में डिवाइड करने का सिस्टम आ गया था। भले इसको रिलीजियसली फॉलो नहीं करते थे, पर ये सिस्टम आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो लेटर वैदिक सोसाइटी है उसको बोला जाता था वर्णा, आश्रमा,
धर्म सोसाइटी, याद रहेगा, लोगों का वर्ना होने लगा, लोगों का आश्रम होने लगा, और धर्म कहां से आया, जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो आपका वर्ना होगा वही आप काम करोगे। तो इस टाइप की सोसाइटी उसको बोलने लगे। गॉट इट। 3 जो क्लासेस हैं, जो मैंने अभी आपको ये क्लासिफिकेशन बताया, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, ये जो तो अपर 3 क्लासेस हैं, इनको बोला जाता था द्विज। याद रखना ये टर्म, DVIJA, द्विज। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न का क्या मतलब हुआ कि आपका 2 बार जन्म होता है। एक तो जब आपका एक्चुअल जन्म हुआ, दैट इज बॉर्न, और जब आपका संस्कार किया जाता है। संस्कार में क्या किया जाता है, आपको वो क्या कहते हैं, जनेऊ वगैरह नहीं पहनाया जाता है, तो वो आपका दूसरा जन्म माना जाता है। एक तरीके से आप इसे जो कैथोलिक या जो आपका क्रिश्चियन कल्चर है, तो उसमें जो बैप्टिज्म वगैरह नहीं होता है, तो उसको एक रीबॉर्न माना जाता है। तो ऐसे ये हिंदू कल्चर में भी था कि जब ये संस्कार किया जाता था, तो ये जो संस्कार के लिए सिर्फ ऊपर की 3 क्लासेस अलाउड थी, तो इसीलिए इनको ट्वाइस बॉर्न या द्विज बोला जाता था। और जो शूद्रास या चंडाल हुआ करते थे, दे आर नॉट अलाउड और दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द्विज। उसके अलावा कास्ट एक्सोगेमी को प्रैक्टिस किया जाता था, एंड वॉज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड, एंड अ रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप हो जाती है। मतलब अब एकदम क्लियर डिमार्केशन तो पहले कर ही दिया आपने क्लास का, और फिर ये बोलने लगे कि ब्राह्मणा सबसे ऊपर हैं, उनके नीचे क्षत्रियास आते हैं, उनसे नीचे आते हैं आपके वैश्यास, और फिर सबसे नीचे शूद्रास और चांडाल्स। तो यानी जब ये क्लासिफिकेशन हो गया, इस तरीके का रिजिड सोशल हायरार्की हो गई, तो अब क्या सोशल मोबिलिटी अलाउड नहीं है। अगर आप वैश्य हो तो आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, अगर आप क्षत्रिय हो तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो, समझ रहे हो। तो सोशल मोबिलिटी अलाउड नहीं थी। जबकि अगर हम अर्ली वैदिक टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे सोशल मोबिलिटी भी अलाउड थी, और क्या कहते हैं, जो सोशल हायरार्की थी वो भी बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थी। फाइन। उसके अलावा अगर हम देखें, जो सैक्रिफाइसेस का कॉन्सेप्ट था, जो कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस है, वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस होने लगा कि जो ब्राह्मण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया। एजुकेशन जो है वो सिर्फ द्विज कास्ट, यानी जो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया जाता था। उपनयन का मतलब क्या होता है, जो आपका जनेऊ, इन्वेस्चुअर सेरेमनी, जो जनेऊ पहनाया जाता है, तो वो जो है जनेऊ भी सिर्फ किसके लिए अलाउड थी, एक तो उपनयन की सेरेमनी शुरू हो गई, और वो भी द्विज वाली, मतलब सिर्फ जो उपनयन वाली जो सेरेमनी थी, वो भी क्या कहते हैं, द्विज वाली कास्ट के लिए ही थी, राइट। और जैसे कि हमने अर्ली वैदिक टाइम पे बात की थी, जब हम वुमेन्स की बात कर रहे थे, तो जो वुमेन हुआ करती थी वो अपने पार्टनर वगैरह को चूज कर पा रही थी। जो विधाता नाम की असेंबली हुआ करती थी उसमें वो अलाउड थी। उसके अलावा वो जो उपनयन की सेरेमनी है उसके लिए भी अलाउड थी। लेकिन अब हम देखेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें जो उपनयन की सेरेमनी होती है उसके लिए पहली बात तो जो औरतें थी, एक तो वो स्टार्टिंग में तो अलाउड थी, लेकिन बाद में वो नहीं अलाउड की जाती हैं। असेंबलीज जो हैं अब, उसमें सिर्फ और सिर्फ नोबल्स और अमीर आदमी, यानी जो राजा रजवाड़े वाले लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, सिर्फ वही अलाउड थे। औरतों का अलाउड असेंबली में आना अब कैंसिल हो गया है, ठीक है। सभा और समिति अभी तक कंटिन्यू है, लेकिन विधाता नाम की जो असेंबली हुआ करती थी वो गायब हो गई। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अर्ली वैदिक टाइम पे 4 असेंबली हुआ करती थी। एक हुआ करती थी सभा, दूसरी हुआ करती थी समिति, तीसरी होती थी आपकी विधाता, चौथी होती थी आपकी गण। गण कौन सी होती थी, जिसमें आर्मी ट्रूप्स वगैरह असेंबल होते थे, वो होती थी गण। विधाता जिसमें औरतें भी अलाउड हुआ करती थी। सभा और समिति, अच्छा चलो ये एक क्वेश्चन बना लेते हैं, सभा और समिति में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सभा और समिति अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन जो विधाता है वो एबोलिश हो चुकी है। औरतों को आना विधाता में, अब जब विधाता नहीं रही तो औरतें कहां से आएंगी। और जो असेंबलीज हैं, पहले हमने देखा था असेंबलीज में लोकल लोग भी आते थे, जो लोकल सोसाइटी के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो भी आते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नोबल्स आते हैं और एफ्लुएंट मैन आते हैं। तो ये जितने भी मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं, प्लीज लिखते जाओ तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। लेटर वैदिक एज की सोशल लाइफ ये मैं बता चुका हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। आगे अगर चले हम, जैसे हमने बात की थी उस टाइम पे जन होता है, उसके बाद विश होता है, विश के बाद कुल होता था, राइट। कुल का मतलब एक फैमिली है, विश का मतलब क्लैन, समुदाय हो गया, और समुदाय के बाद आता है जन, यानी ट्राइब आती है पूरी।
अब जो है लेटर वैदिक एज में फैमिली जो है वो ज्वाइंट फैमिली आ गई, मतलब 3-4 जनरेशन एक साथ रहने लगी, जबकि उस टाइम पे एक ही फैमिली रहती थी, राइट, जहां तक अगर देखें। उसके अलावा ऐसा इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम इमर्ज हुआ होगा, ऐसा इस बेसिस पे बोल सकते हैं क्योंकि जो जिस पे खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं हर्थ, तो उसकी बहुत सारी रोज मिलती हैं, तो उससे ये अनुभव होता है कि यार बहुत सारे लोग रहते होंगे, इसीलिए इतने सारे चूल्हों की जरूरत पड़ती होगी। ये एविडेंसेस जो रो ऑफ हर्ट्स मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं अतरंजी खेड़ा और अही छत्र में। अतरंजी खेड़ा और अही छत्र दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न यूपी में। ये यूपी का मैप है और इसको आप अभी अपने जब पढ़ रहे होंगे तो आप इसे इनलार्ज करके देख लेना। तो यहां पे ये आपका अही छत्र है और यहां पे अतरंजी खेड़ा है, ठीक है। तो रो ऑफ अर्थ मिलते हैं। उसके अलावा इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे कम्युनल फीडिंग प्रैक्टिस की जाती होगी, यानी जो फैमिलीज हैं वो बड़ी बड़ी होती होंगी। उसके अलावा अर्ली वैदिक टाइम पे भी जो सोसाइटी थी या जो फैमिली हुआ करती थी वो पैट्रीलिनियल हुआ करती थी। तो अभी भी जो है फैमिलीज जो है यहाँ पे फादर की ही अथॉरिटी है, यानी पैट्रीमोनियल तो है ही है। उसके अलावा जो औरतें हैं, औरतों का अब जो काम है वो लिमिट कर दिया गया है, सिर्फ वो घर के ही काम कर सकती हैं या सबऑर्डिनेट काम कर सकती हैं, और जो औरतों की जो इंपॉर्टेंस थी वो भी खत्म होती जा रही है लेटर वैदिक एज में। उसके अलावा जैसे हमने बात की थी जो अर्ली वैदिक एज है ना, उस टाइम पे हमें कोई सती के एविडेंस मिलते हैं, ना ही हमें चाइल्ड मैरिज के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन अब जो है वो सती के भी एविडेंसेस मिलने लगे हमें और चाइल्ड मैरिज के एविडेंस मिलने लगे, ठीक है। रेयर इंस्टेंसेस हैं पर मिलने लगे। एक और इसी से रिलेटेड, सती प्रैक्टिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो सती प्रैक्टिस है इंडिया में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, उसको किसने एबोलिश करवाया था। दो लोगों का नाम बहुत ज्यादा मेंशन होता है, ये आप मुझे बताइए। एक वाइसरॉय और एक जो सोशल रिफॉर्मर थे जिनकी मदद से सती प्रथा को एबोलिश किया गया था, उनके आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो सती के और चाइल्ड मैरिज के। और एक और चीज सती से रिलेटेड, सती का जो फर्स्ट एविडेंस हमें अगर कोई मटेरियलिस्टिक एविडेंस मिलता है तो वो हमें मिलता है गुप्ता एज से, ये याद रखना, गुप्ता एज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। उसके अलावा इन एक जो टेक्स्ट है उसमें तो इतना भी पता चलता है कि भैया जो औरतें हैं, वुमेन है, उसको एक नेगेटिव यानी वाइस नेगेटिव आदत के तौर पे उसे डाइस मतलब जुआ और शराब के साथ कंपेयर करने लगे। और ऐसा भी एक टेक्स्ट में ऐसा मिलता है कि डॉटर को सोर्स ऑफ ऑल सॉरो मानने लगे। उसके अलावा जो गोत्र का इंस्टीट्यूशन होता है वो पहली बार अपीयर होता है आपके लेटर वैदिक कल्चर में। गोत्र का मतलब होता है काउ पेन, मतलब गोत्र का मतलब ये हो गया कि वो जगह, ये मान लो अगर जैसे एक पूरा क्लैन है, ठीक है, इस पूरे क्लैन की इस जगह पे मान लो गाय बांधी जाती होंगी, ठीक है। तो जिनकी भी गाय अगर किसी इस पर्टिकुलर जगह पे बांधी जाती हैं तो उनकी शादी नहीं हो पाती है या उनको एक गोत्र का माना जाता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो किनका क्या गोत्र होगा, गोत्र यानी जहां पे गाय को बांधी जाती है उसको बोलते हैं काउ पेन या गोत्र। द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू दी होल क्लेन आर केप्ट। फिर बाद में क्या होने लगा, गोत्र का मतलब चेंज हो गया। गोत्र का मतलब हम लोग मानने लगे जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, मतलब जो जनरेशन प्रोजेनी है, ये तीन लोगों के अगर सेम एंसेस्टर होंगे तो इनका गोत्र भी सेम होगा। और बाद में फिर क्या कह दिया गया, जो सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं उनकी शादी नहीं हो सकती है। गोत्र नॉर्मली जो गोत्र का नाम दिया गया है वो बड़े बड़े राजा बोल रहा हूं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे उनके बेसिस पे, जैसे कि कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, भृगु कोष्ठ गोत्र, फिर गौतमा, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्य। तो ये सारे गोत्र के नाम हैं जो कि बड़े बड़े महात्माओं के नाम के ऊपर रखे गए हैं। गोत्र क्या होती है, गोत्र का इंग्लिश कन्वर्जन है काउपेन। वो जगह जहां पे पूरे समुदाय की गाय बछड़े बांधे जाते हैं, ऑल दी कैटल्स आर प्लेस्ड देयर, ठीक है। तो जिनके भी गाय बछड़े इस जगह पे बांधे जाएंगे तो उनका सेम गोत्र हो जाएगा। लेकिन बाद में चेंज हो गया, बाद में आप कॉमन एंसेस्टर, अगर आपके एंसेस्टर पूर्वज सेम है तो आपका गोत्र सेम होगा, उसका ये मतलब निकालने लगे। सेम गोत्र में शादी नहीं होती है और गोत्र जो है किसी भी गोत्र का नाम आता है किसी बड़े महात्मा के बेसिस पे, जैसे कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, भृगु गोत्र, ठीक है। क्षत्रिय और जो वैश्य हुआ करते थे उनका सेम गोत्र, टुक दी सेम गोत्र नेम्स ऑफ दी फैमिलीज ऑफ दी ब्राह्मण्स। मतलब जो क्षत्रिय है और वैश्य है वो किसी भी ब्राह्मण की फैमिली का सेम ही गोत्र उनका रहता था। मतलब जैसे मान लो अगर कोई ब्राह्मण है, उसका कोई गोत्र है
तो अगर वो उसके रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो ब्राह्मण का गोत्र होगा और अगर वो उस ब्राह्मण के थ्रू रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो उनका भी गोत्र, उस क्षत्रिय का गोत्र और वैश्य का गोत्र सेम हो जाएगा। फाइन। उसके अलावा देयर इज अ मेंशन ऑफ चंद्रयान पेनेंस फॉर मेन मैरिंग दी वुमेन ऑफ सेम गोत्र। तो याद रखना ये एक तरीके से पश्चाताप है। चंद्रयान पेनेंस जो है ये उस एक तरीके से कहानी है उस आदमी की जिसने सेम गोत्र में शादी कर ली थी। बाकी मैंने बताया आश्रम सिस्टम प्रिस्क्राइब किया जाता था लेकिन उसको बहुत ज्यादा रिलीजियसली फॉलो नहीं किया जाता था। अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज के इकोनॉमी की। तो एक पहले बात याद रखना कि जो लेटर वैदिक एज है इसको कंपेयर किया जाता है आयरन फेस कल्चर के साथ। जैसे कि हड़प्पन कल्चर है ना, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं ब्रॉन्ज कल्चर के साथ। किसके साथ? ब्रॉन्ज कल्चर के साथ, ठीक है ना। कि तो ऐसे ही जो लेटर वैदिक एज आती है इसको हम लोग आयरन फेस कल्चर बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आयरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया था। उसके अलावा PGW का फुल फॉर्म है पॉलिश्ड ग्रे वेयर। पॉलिश्ड ग्रे वेयर मतलब जो पॉटरी हुआ करती थी वो ग्रे कलर की होने लगी। जैसे कि हमने बात की थी हड़प्पा कल्चर में जो पॉटरी हुआ करती थी वो रेड एंड ब्लैक कलर की हुआ करती थी, राइट। तो इस टाइम पे अब पॉलिश्ड ग्रे वेयर का इस्तेमाल होने लगा, पेंटेड या पॉलिश्ड ग्रे वेयर। फाइन। आर्यन कल्चर का जो एक्सपेंशन हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में उसका मेन कारण बताया जाता है आयरन के इस्तेमाल को, क्योंकि अब आयरन जैसे ही आ गया तो अब आयरन की मदद से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, टूल्स बना सकते हो, आप क्या कहते हैं वेपन्स बना सकते हो। तो इसीलिए जो लेटर वैदिक एज में आर्यंस का एक्सपेंशन हुआ उसका मेन कारण माना जाता है यूज ऑफ आयरन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1000 BC। और इसको बोला गया है कृष्णा आयास या श्याम आयास, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है कृष्णा आया का मतलब क्या है? आयरन। मेटल को ये लोग आयास बोलते थे, ठीक है। मेटल को ये लोग आया बोलते, द ऋग्वेदिक पीपल न्यू ऑफ अ मेटल। जो ऋग्वेदिक पीपल होते थे वो आया बोलते थे, और आया से हम समझ सकते हैं कॉपर या ब्रॉन्ज। तो यानी वो कॉपर या ब्रॉन्ज यानी वो चाल्कोलिथिक कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं या ब्रॉन्ज कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जो लेटर वैदिक एज के लोग हैं ये लोग आयरन कल्चर से बिलोंग करते थे और ये इसको बोलते थे कृष्णा आया या फिर श्याम आया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इकोनॉमी में हमने बात की, एक तो जो पॉटरी है वो पेंटेड ग्रेवेयर हो गई है, दूसरा आयरन का इस्तेमाल हो गया है शुरू। ये देखो यहां पे मैप है, यहां पे जैसे मैंने बताया था जो लेटर वैदिक है वो क्रू पांचाल रीजन में फ्लरिश कर रही थी। तो इस वाले एरिया को, जैसे ऊपर है इंदस और ये गैंगेटिक वैली, तो इंडो गैंगेटिक डिवाइड वाला जो रीजन है वहां पे लेटर वैदिक एज है। वेरेज अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करते हैं तो वो आपके इस रीजन में फ्लरिश की हुई थी। फाइन। बाद में हम देखेंगे लेटर वैदिक एज के बाद जैसे जैसे महाजनपद आज डेवलप होते हैं, जन को जनपद बोलने लगते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो जनपद हैं जैसे अंगा, मगध, काशी, कौशाल, छेदी, ये सब लोग ऐसे इमर्ज करने लगेंगे, तो धीरे धीरे इमर्ज करने लगेंगे, राइट। उसके बाद जो सोसाइटी थी, हमने उस टाइम पे बात की थी अर्ली वैदिक टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? पेस्टोरल। अब जो सोसाइटी है वो लार्जली रूरल है। उसके अलावा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड देयर आर द ट्रेसेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अर्बनिज्म। एक बार जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था वो आया था हड़प्पन के टाइम पे, फिर उसके बाद डिक्लाइन देखने को मिला। अब दोबारा से अर्बनिज्म यानी नगर जो है, टाउन जो है स्टार्ट होने शुरू हो गए, और इसका मेंशन हमें मिलता है तैतरीय अरण्यक्या में। अरण्यक्यास क्या होती हैं? दीज आर दी फॉरेस्ट बुक्स। अब जो है लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर को मेन लाइवलीहुड का जरिया मानने लगे, जबकि अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करें तो उस टाइम पे पेस्टोरल एक्टिविटीज को लाइवलीहुड का मेन वो माना जाता था जरिया। उसके अलावा फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था, यानी वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फाइन। क्लियर्ड बाय बर्निंग दी ट्री, ये सतपथ ब्राह्मणा में मिलता है। उसके अलावा कल्टीवेशन जो है वो प्लाव की मदद से करते थे। मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। उसके अलावा जो लैंड हुआ करता था वो कम्युनली ओन किया जाता था, मतलब पूरा एक जो क्लैन हुआ करता था वो उस जमीन को ओन करता था, यानी पार्टिसिपेटरी राइट्स हुआ करते थे। यानी धीरे धीरे करके अब जो है प्रॉपर्टी राइट्स को
का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था प्रॉपर्टी राइट, जो प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ओनरशिप नहीं थी, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड जो है अब वो किसी एक पर्टिकुलर क्लैन के लिए बिलोंग करने लगा है, जबकि इससे पहले जो लैंड हुआ करता था वो पूरे ट्राइब के लिए बिलोंग करता था। यहां पे ट्राइब का मतलब है जन, एक ट्राइब में बहुत सारे क्लैन्स आते हैं जिनको बोलते हैं विश, याद रखना। उसके अलावा but participatory right, but it was recognized as property and the head of the household who owned the land was termed as गृहपति। ठीक है, तो जैसे क्लैन, जो क्लैन पूरा एक लैंड को ओन कर रहा है, तो क्लैन में बहुत सारी फैमिलीज हो गई, ये फैमिलीज के जो हेड हुआ करते थे जिसको बोलते हैं गृहपति, गृहपति, तो वो उस लैंड को ओन करता था। उसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम पे जो खाना था, तो अब हमें मेंशन मिलता है राइस का और व्हीट का। राइस को बोला जाता था व्रीहि और व्हीट को बोला जाता था गोधुम। प्लीज इन दोनों टर्म्स को याद रखना, पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा व्रीहि रिफर्स टू व्हाट, या फिर गोधुम रिफर्स टू व्हाट। तो याद रखना, व्रीहि बोलते थे राइस को, गोधुम बोलते थे व्हीट को। चलिए ये बताइए, लास्ट क्लास में मैंने एक टर्म बताया था धान्य। धान्य का मतलब क्या होता है? धान्य रिफर्स टू व्हाट। उसके अलावा लेंटिल्स को भी ग्रो किया करते थे ये लोग। अब जैसे जैसे फूड प्रोडक्शन का शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर फूड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी सेक्रीफाइसेस में इस्तेमाल करने लगे, मतलब रिचुअल्स में इस्तेमाल करने लगे। रिचुअल्स में पहले सिर्फ सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, अब जो है अनाज वगैरह को भी बोलो रिचुअल्स में इस्तेमाल करने लगे। दान दक्षिणा में आपको राइस देने लगे। तिल जो है, तिल जो आपने देखा होगा, तिल के लड्डू खाए होंगे। तिल जो शब्द है उसका तिल जो है विच दी फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल फूड ऑयल वॉज ड्राइव्ड इंक्रीजिंगली, उसका इस्तेमाल करने लगे। मतलब जो तिल का तेल होता है, मेरे मुंह से नहीं निकला था, तिल का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल करने लगे रिचुअल्स में। फाइन, तो ये है भैया उस टाइम की इकोनॉमी की कहानी चल रही है। लैंड जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स में आने लगा। पार्टिसिपेटरी राइट्स का मतलब क्या होता है? जो ज्वाइंटली ओन किया जाता है। जो हाउस होल्ड है जो लैंड को ओन करता है उसको अब गृहपति बोलने लगे हैं। फाइन, अगर हम खाने में बात करें तो राइस और व्हीट इंपॉर्टेंस में आ गए हैं। रिचुअल्स में अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इस्तेमाल होने लगा है और तिल के तेल का इस्तेमाल करने लगे रिचुअल्स में। आर्ट और क्राफ्ट की बात करें तो डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रैक्टिस किया जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग हैं वो, अगर हम मेटल्स में बात करें, टिन को जानते थे, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सारे मेटल्स को जानते थे। उसके अलावा बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि इस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही अच्छे लोहार और ये स्मेल्टर्स वगैरह हुआ करते होंगे। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की भी उनको नॉलेज थी। उसके अलावा उस टाइम पे जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो लोग एक अपना समूह बना लेते थे। उस समूह को बोला जाता था श्रेष्ठिन्स। क्या बोला जाता था? श्रेष्ठिन्स। ठीक है, तो श्रेष्ठिन का मतलब क्या है? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। उसके अलावा जो एक्सचेंज है वो बार्टर सिस्टम के तरीके से ही अभी भी हो रहा है, और जो निस्का है वो यूनिट ऑफ वैल्यू है लेकिन टिपिकल करेंसी नहीं है। जो वैगन्स हैं, जो मतलब गाड़ी, हाथ गाड़ी वगैरह है, वो अब ऑक्स की मदद से चला के इस्तेमाल करने लगे। फाइन, तो ये चीजें याद रखना। लेटर वैदिक एज के जो लोग बाग हुआ करते थे वो कितने टाइप की पॉटरी जानते थे? पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और उसके अलावा रेड वेयर। ये ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाली जो पॉटरी है ये आप देखोगे ये अशोका के टाइम पे बहुत ज्यादा सीन में आएगी, यूज में आएगी, मतलब सॉरी मौर्यास के टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा अनलाइक ऋग वैदिक एज, अब जैसे हमने देखा था ऋग वैदिक एज में जो राजा हुआ करता था उसको बाली दिया जाता था। बाली क्या होता था? वॉलेंट्री डोनेशंस दिए जाते थे, राइट। तो सिर्फ जो ऋग वैदिक एज है वहां पे वॉलेंट्री ऑफरिंग्स दी जाती थी। लेकिन अब लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करेंगे तो अब जो राजा है वो टैक्सेस भी लगाने लगा, ट्रिब्यूट्स भी जो है वो मैंडेटरी कर दिए। उसके अलावा ये जो टैक्स और ट्रिब्यूट्स का काम है उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करने लगे जिसको बोलते थे संग्रहित्री। संग्रहित्री, संघ का मतलब एक तरीके से इकट्ठा करना, तो संग्रहित्री नाम का एक ऑफिसर होने लगा जो टैक्स और ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करने लगा। लेटर वैदिक एज में टैक्स और ट्रिब्यूट्स को मैंडेटरी कर दिया, जबकि अर्ली वैदिक एज में ये वॉलेंट्री हुआ करते थे, मतलब आप अपनी मर्जी से देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है,
और जो बात यह है कि अगर आप देखोगे जो लेटर वैदिक एज में जो टैक्स दे रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सिर्फ और सिर्फ वैश्यास ही थे, सिर्फ यही टैक्स वगैरह दिया करते थे। अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज के रिलीजन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो अब जो सैक्रिफाइसेस है वो उनकी बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंस हो गई है। सैक्रिफाइसेस और ज्यादा एलेबोरेट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चाहे फिर वो पब्लिक स्पेस हो या डोमेस्टिक स्पेस हो। उसके अलावा यज्ञ वगैरह की फ्रीक्वेंसी और उनके नंबर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल यूज देखने को मिला। एनिमल्स को लार्ज स्केल पे मारने लगे। यही एक कारण बनेगा आगे जाके कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का बर्थ होगा। तो यानी इस तरीके से कैटल बेल्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगी ऑन द नेम ऑफ सैक्रिफाइसेस। फाइन। उसके अलावा ये जो ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो ब्राह्मण्स की क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, प्रीडोमिनेंट हो गई थी, तो उन्होंने अपने हित के लिए सैक्रिफाइसेस वगैरह को इंक्रीज करवा दिया होगा और अपनी सुप्रीमेंसी को इंश्योर करने के लिए भी वो ऐसा करते थे। क्योंकि जो जब जब यज्ञ वगैरह होते थे तो ये जो ब्राह्मण्स होते हैं उन्हें काफी दान और दक्षिणा मिलते थे। अगर उस टाइम के यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूया यज्ञ हुआ करते थे। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं कि हर एक यज्ञ में क्या क्या होता था। तो अश्वमेध यज्ञ में आपका जो रॉयल हॉर्स हुआ करता था उसको दौड़ाया जाता था। वाजपेयी में क्या होता था कि जो राजा का रथ होता था उस रथ की रेस करवाई जाती थी। और राजसूया में क्या होता था, सिंहासन दिया जाता था आपको। और ये जो यज्ञ होते थे इनके दो काम हुआ करते थे। पहला तो जो राजा है उसकी अथॉरिटी को इंश्योर करना और दूसरा टेरिटोरियल एस्पेक्ट को इंश्योर करना, क्योंकि अब जो टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप देखोगे जो राजा वगैरह होते हैं तो उनके एरियाज डिक्लेयर करने के लिए वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। उसके अलावा जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है और वो भी इसलिए क्योंकि जो लोगों का देखो चेंजेस इन दी मटेरियल लाइफ नेचुरली रिजल्टेड, जो लोगों की मटेरियल लाइफ में चेंज आया तो उसकी वजह से गॉड और गॉडेसेस जो थी, जैसे हमने देखा पहले वाले पीरियड में इंदिरा को बहुत बड़ा भगवान माना जाता था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे अग्नि। तो ये जो इंपॉर्टेंट भगवान थे इनकी इंपॉर्टेंस अब कम हो जाती है इंदिरा और अग्नि की। इनकी जगह अब जो इंपॉर्टेंस है वो प्रजापति यानी क्रिएटर की जो नाम से जो भगवान है वो बहुत ज्यादा सुप्रीम हो जाते हैं। जो उस टाइम पे अर्ली वैदिक टाइम में माइनर गॉड्स थे अब वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो प्रजापति के अंतर्गत 3 भगवान आएंगे अपने, या 2 भगवान जैसे यहां पे मेंशन है, विष्णु और रुद्र। विष्णु को प्रिजर्वर माना गया है और रुद्र भगवान को गॉड ऑफ एनिमल्स माना गया है। तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। याद रखना कि रिलीजन में क्या क्या चेंज हुए। सैक्रिफाइसेस आ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए सैक्रिफाइसेस, यज्ञ वगैरह होने लगे। तीसरी चीज भगवान जो है उनमें भी चेंज हुआ। इंदिरा और अग्नि की अब इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है। प्रजापति जो क्रिएटर गॉड है वो इंपॉर्टेंट हो गए। उसके अलावा विष्णु जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए, रुद्र जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए। उसके अलावा लेटर वैदिक एज में आप देखोगे मूर्ति पूजा यानी आइडोलेट्री भी प्रैक्टिस की जाने लगी है। सोसाइटी जो है वो सोशल क्लास के बेसिस पे डिवाइड हुई, तो जो उनके भगवान है वो भी डिवाइड हो गए। ठीक है, तो जो पुशान है, जैसे कि पुशान जो कि कैटल वगैरह के बारे में देखते हैं, तो ये इनको मानने लगे गॉड ऑफ शूद्रास। और अगर हम बात करते हैं जैसे ही लेटर वैदिक एज का एंड होता है तो हम देखेंगे जो प्रीस्टली डोमिनेशन है, कल्ट या जो सैक्रिफाइसेस की प्रथा है, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह शुरू होगा। और हम देखेंगे कि जैनिज्म का, बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन होता है। इनफैक्ट ये अभी आप तो सिर्फ 2 ही रिलीजन पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एटलीस्ट 62 डॉक्ट्रिन्स इमर्ज हुए थे एज अ रिएक्शन टू प्रीस्टली डोमिनेशन। क्योंकि भैया क्षत्रियों का दिमाग खराब हो रहा है। क्यों दिमाग खराब हो रहा है? क्योंकि भैया वो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो अथॉरिटी है वो ब्राह्मण्स की है। वैश्यास का दिमाग खराब हो रहा है। क्यों दिमाग खराब हो रहा है? क्योंकि भैया वो पूरा टैक्स और ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं पर फिर भी भाई उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। शूद्रास का अलग दिमाग खराब होगा। तो इसीलिए जो दिमाग खराब हुआ है लोगों का, तो फिर लोगों ने अलग अलग डॉक्ट्रिन को इमर्ज किया। जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीविका सेक्ट और भी बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स आते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उनका मेंशन या उनके बारे में कहां से पता चलता है, जैसे गोत्र नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अथर्व वेदा से पता चलता है। पुरुषुक्ता हिम जिसमें 4-फोल्ड डिवीजन है वो ऋग वेदा के 10th मंडल से हमें उसके बारे में पता चलता है। जीवन के जो 3 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये हमें पता चलता है छंदोग्य उपनिषद से। चारों के 4 आश्रम मेंशन है ज्वाला उपनिषद में। उसके अलावा जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है
जिसको हम लोग जिसको संस्कृत या लैंग्वेज में बोलते हैं संसार, तो इसके बारे में बृहद अरण्यक्या उपनिषद से हमें इसके बारे में पता चलता है। सभा और समिति, ये दो ट्विन डॉटर्स थी प्रजापति की। प्रजापति इस जो अभी मैंने आपको बताया था जो क्रिएटर गॉड है, तो सभा और समिति एज दी ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति, ये हमें पता चलता है अथर्ववेद से। सत्यमेव जयते, आपने ये लाइन सुनी होगी राइट, ये हमारे नेशनल एम्बलम में इस्तेमाल की गई है, तो ये मुंडक उपनिषद से ड्राइव की गई है। त्रिमूर्ति का जो डॉक्ट्रिन है वो मैत्रेयानी उपनिषद में मेंशन है। ग्रेट फ्लड का मेंशन सतपथ ब्रह्मणा में मेंशन है। उसके अलावा क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से ऊपर होते हैं, ये ऐत्रेय ब्रह्मणा से हमें पता चलता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न शी के बारे में पता चलता है सतपथ ब्रह्मणा से। यूनिवर्स का ओरिजिन ऋग्वेदा के 10th मंडल से हमें पता चलता है। तो ये इनमें से जैसे देखो 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। सत्यमेव जयते के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, उसके अलावा क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑल दी 4 आश्रम्स के ऊपर, ये किसमें मेंशन है। पुरुषुक्ता हिम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और गोत्र के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज तैयार रहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, अच्छे से याद करना, ठीक है। सभा और समिति डॉटर, देखो अथर्ववेद जो है वो नॉर्मली वो उसमें ना फैमिली रिलेटेड चीजें हैं, तो ट्विन डॉटर यानी फैमिली वाली बात अथर्ववेद में आ गई। उसके अलावा एक और चीज बताई थी गोत्र, फैमिली वाली बात है तो अथर्ववेद में ये भी मेंशन है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसके अलावा जैसे फ्लड हो गया, सी हो गया, यानी पानी रिलेटेड चीज आपकी सतपथ ब्रह्मणा में है, ऐसे याद कर लो। यूनिवर्स का ओरिजिन, तो ओरिजिन यानी शुरुआत की बात किसमें होगी, शुरुआत वाले वेदा में तो ऋग्वेदा में है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। श्रुति, मैंने आपको बताया था जो सोर्सेस हैं लिटरेरी सोर्सेस, उसमें टेक्स्ट 2 टाइप के हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जिनको सुन के पास किया गया है उसके अंतर्गत आते हैं वेदास, और स्मृति जिनको रिकॉल करके लिखा गया है दैट इज रिमेंबर्ड टेक्स्ट, है ना। जैसे वेदास हैं तो ये श्रुति टेक्स्ट हैं क्योंकि इनको बोल के पास किया जाता था। अब लोग बागों ने रिकॉल किया और फिर लिखा, तो ऐसे लिटरेचर को स्मृति बोला जाता है। स्मृति में आपके पुराण आ जाते हैं, एपिक, एपिक के नाम पे रामायण और महाभारत आ जाता है, वेदंगा आ जाता है, नीति शास्त्र आ जाता है, धर्म शास्त्र आ जाता है। काली एज जो है वो शुरू होती है कब से, जब कृष्णा जी की डेथ होती है। कृष्णा जी की डेथ होती है महाभारत वॉर के 20 साल बाद। रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं, हर वर्जन में बिगनिंग भी अलग है और एंडिंग भी अलग है। जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई पौमा चायरू ऑफ विमला सूरी, ये जैन वर्जन है। मतलब रामायण का जो जैन वर्जन है उसका नाम क्या है, PAU, पौमाचर्यू। एक्चुअली प्राकृत लैंग्वेज का शब्द है, तो कुछ अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते होंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर माई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट प्लीज इसको कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग बोल लेते हैं सो दैट एग्जाम में याद रहे। पौमाचर्यू ऑफ विमला सूरी, ये जैन वर्जन है, जिसके हिसाब से जो रावण है, रावण को लक्ष्मण ने मारा था, ना कि राम ने, क्योंकि ये जो राम को भगवान मानते हैं और राम को बोलते हैं ये भैया जैन है, और जैन लोग वायलेंस नहीं कर सकते। उसकी के अलावा दशरथ जातका, ये पाली लैंग्वेज में, ये बुद्धिस्ट वर्जन है। इरामा बतरम, ये तमिल वर्जन है बाय कंबन। रामचरितमानस हिंदी में है, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये रामायण के वर्जन है। उसके अलावा जैसे हमने बात की थी आर्यंस के टाइम पे, जब हम बोल रहे थे कि आर्यंस जो हैं वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को बोलते थे, राइट, जब हम उनके ओरिजिनेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड बताया गया है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का मतलब क्या है। इंडो यूरोपियन का मतलब इंडिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले कम से कम 75% लोग हैं। इसके तहत आती है आपकी हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, असमी, सिंधी, नेपाली और कश्मीरी। द्रविडियन जो इंडिया में जो लैंग्वेज चलती है, इंडिया में 4 फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, एस्ट्रो एशियाटिक एंड तिब्बतो बर्मीज। सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज इंडिया में बोलते हैं वो है इंडो यूरोपियन, 22% लोग द्रविडियन बोलते हैं, 1% एस्ट्रो एशियाटिक और 1% बोलते हैं तिब्बतो बर्मीज। जो क्लासिकल संस्कृत है
उसका मतलब ये है, क्लासिकल संस्कृत का मतलब क्या है, वो लैंग्वेज जिसके रूल्स कोडिफाई किए गए हैं पन्नी के द्वारा। पन्नी एक ग्रामेरियन थे और जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी याद रखना। पतंजलि का जो महावाष्य है वो भी संस्कृत ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। महावाष्य जो है वो किसने लिखा, पतंजलि ने। अष्टध्यायी किसने लिखा, पन्नी ने। संस्कृत के टेक्स्टों के नाम बताइए या ग्रामर बुक के नाम बताइए, तो अष्टध्यायी है, महावाष्य है। तोल्कापियम जो है वो तमिल ग्रामर का एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है। द्रविडियन लैंग्वेज में जो तमिल है वो ओल्डेस्ट, तमिल हैज दी ओल्डेस्ट लिटरेचर, उसके बाद कन्नड़ लैंग्वेज में है। पाली और प्राकृत जो दो लैंग्वेजेस हैं, पाली और प्राकृत, लाइक संस्कृत बिलोंग टू दी इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें जो ईरानियन ब्रांच है इसी ब्रांच से बिलोंग करती है आपकी पाली, उसी से बिलोंग करती है प्राकृत और उसी से बिलोंग करती है संस्कृत। अगर हम प्राकृत ग्रामर का सबसे पुराना टेक्स्ट की बात करें तो वो है प्राकृत प्रकाश, जो कि बरूची के द्वारा लिखा गया था। मगधी और सुरासेनी ये प्राकृत लैंग्वेज की दो डायलेक्ट हैं, यानी दो बोलियां हैं। क्या क्या नाम है, मगधी, MAGATHI, मगधी एंड सुरासेनी, सुरासेनी, ये दो बोलियां हैं, प्राकृत के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे आपके जितने भी फैक्ट थे वो हो गए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे डाल दिया है, सो दैट आप वहां पे उनको पेपर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप पेपर दे रहे हो, उस फॉर्मेट में आप इनको वहां पे अटेम्प्ट करना और प्रैक्टिस कर लेना और अपने स्कोर को भी मुझे बताना। लेक्चर के दौरान जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना और रिव्यू करना। और आप चाहते हो कि ये लेक्चर कंटिन्यू रहे तो प्लीज इनको शेयर करो, बाकियों को भी बताओ, सो दैट वो भी इनसे लाभ उठा सके, है ना। मिलजुल के अगर करेंगे तो एकदम एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी और क्लियर भी हो जाएगा। फाइन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बस विदानिया।